हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो भाई हम लोग कर रहे हैं अपना कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो सब चीजें देख लो भाई। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दूसरा हमने पढ़ा था पिजन होल प्रिंसिपल। तो आप में से काफी लोगों के ना डाउट्स थे, सर पिजन होल प्रिंसिपल थोड़ा सा मतलब हमारे दिमाग के बाहर जा रहा है। तो देखिए एक काम करेंगे, अभी जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा ना, इस वीकेंड तो देखिए वर्ल्ड कप फाइनल के चक्कर में रह गए हम लोग, नहीं दे पाया मैं आपको वीडियो। नेक्स्ट जो आपका वीकेंड आएगा उसमें एक वीडियो आपको अलग से शॉर्ट वीडियो और कुछ क्वेश्चंस, देखिए वहां पे भी उस चैप्टर में भी ना जो पार्ट 1 मैंने कराया है कुछ क्वेश्चंस में ना टाइपिंग एरर है। और उस टाइपिंग एरर की वजह से ही अपने 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा डाउट है जो आपके माइंड में क्लैश हुआ है कि हाँ सर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था। तो वहां पे वो टाइपिंग एरर की वजह से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा गई। तो जब सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा था इस वीडियो का भी कॉम्बिनेटिक्स चैप्टर का, तब मैंने देखा रिकॉर्ड करते करते कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टाइपिस्ट साहब ने गलत लिख दिए हैं। मतलब बीच में कहीं पे भी उन्होंने an-1 जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, उन्होंने जो आपका ए नॉट होता है वो अलग लिख दिया है, या फिर ऑप्शंस में कुछ कुछ अलग लिख दिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो मैंने क्या किया कि उस रिकॉर्डिंग को वहीं पे बंद करते हुए, हालांकि मैं 30-35 मिनट तक रिकॉर्ड कर चुका था, मैं उस रिकॉर्डिंग को वहां क्लोज करके मैंने उनको दोबारा वो चीज़ भेजी कि भाई एक बार करेक्ट करके ये चीज़ दे दीजिए। नहीं तो बच्चों के पास ये भी चीज़ गलत चली जाएगी और उनके मन में ये डाउट ना आ जाए कि हाँ सर कॉम्बिनेट्रिक्स अच्छे से पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से डिले हुआ इस वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हालांकि थोड़ा सा डिले इस वजह से भी हुआ कि दिन में इसलिए टाइम नहीं निकाल पाया, वर्ल्ड कप का फाइनल देखना था। वो तो रिजल्ट आप जान ही चुके हो अब कि क्या हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल में। हालांकि देखिए हमें भारत को कुछ टीम को बुरा नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। अब कभी कभी लक की बात हो जाती है यार, आप खुद सोच के देखिए। मान लो कि आपने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने एग्ज़ाम के लिए, और हो सकता है आपका एग्ज़ाम वाला दिन आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं लक फैक्टर काम करता है। मेहनत तो होती ही होती है, लक फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है वो दिन आपका अच्छा ना हो, आपसे हो जाता है, अरे सर ये सारे क्वेश्चन्स तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ एग्ज़ाम के अंदर, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए क्रिटिसिज़्म करो, एक हद तक करो। आप लोग, मैं कल ग्रुप में देख रहा था कि काफ़ी मतलब हो गया कि हाँ, खेलना नहीं आता है, ये नहीं है। चलो वो एक अलग चीज़ है। अभी हमें देखिए वर्ल्ड कप तो आ नहीं पाया भारत के पास, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि सर वर्ल्ड कप आया हो ना आया हो, लेकिन हम लोग नौकरी ज़रूर लेके आएँगे। ईएमआरएस की नौकरी, ये लोग हम ज़रूर लेके आएँगे सर। इसके लिए बस हमें अच्छे से प्रिपेयर कर दो आप। तो वो चीज़ें अपनी चल ही रही हैं भाई। तो देखिए आज करेंगे हम लोग, 2 टॉपिक बचे हुए हैं कॉम्बिनेट्रिक्स के, रेकरेंस रिलेशंस एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इन दोनों के मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के बहुत ही सिंपल भाषा में, जितना सिंपल कर सकता था वो सारी चीज़ वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी आपकी वी मैथ्स एप्लीकेशन पे, जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ दे दिया था। कल मैंने मैसेज भी डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप वहाँ जाके तब तक पढ़ लीजिए, और जो रीड आउट भी कर लेगा बंदा उसको आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि इतनी लेमन भाषा में लिखा हुआ है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख दी है कि कैसे सॉल्यूशन निकलता है, क्या लीनियर रेकरेंस रिलेशन होती है, फिर रेकरेंस रिलेशन होती क्या चीज़ है ना। ये सारे डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं इस चीज़ को। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताई है। तो आज मैं ये करूँगा वो चीज़ें ना पढ़ाते हुए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है वहाँ से, कि आपने देख लिया कि रेफरेंस रिलेशन होती क्या है। एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए रेफरेंस रिलेशन क्या चीज़ है? आपकी जो ये डिफरेंस इक्वेशन है, क्या होता है? जब किसी भी इक्वेशन को, या फिर किसी मान लो आपने एक बड़ी सी इक्वेशन है, आप किसी भी एक इक्वेशन को बाकी उसकी प्रीवियस टर्म्स के हिसाब से लिख दो। मान लो कि आपके पास कोई भी एक टर्म, मान लो यार आपने एक सीक्वेंस था आपका, उस सीक्वेंस का कोई भी एक पर्टिकुलर मान लो आपने टर्म उठाया, उसको पुरानी के रिस्पेक्ट में आप लिख दोगे ना, तो वही आपका रेकरेंस रिलेशन कहलाती है। वो सीक्वेंस आपकी रेकरेंस रिलेशन कहलाएगी। अगर आपने अभी तक वी मैथ्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए। फ्री मटेरियल में सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे प्रोवाइडेड हैं, वहां से जाके आप पढ़ लीजिएगा। एक एक चीज सिस्टमेटिक वे में लिखी है। सीक्वेंस क्या होता है, रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, नॉन होमोजीनियस होगा तो कैसे सॉल्व कर, सारी चीजें लिखी हैं। आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी में सीरियसनेस लेके आने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए भाई।
अगर आपको मेरी मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपकी थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है, हालांकि है नहीं, आप कहीं भी मार्केट में घूम के देख सकते हैं, कहीं नहीं है, ठीक है। आपको तब भी महंगी लगती है भाई, आपको जहां लगता है कि हाँ यहाँ फ्रूटफुल है आप वहां जाके करिए। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, टेस्ट जरूर देना भाई। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो या वीमैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो ना कहीं आप मेरे अंदर ट्रस्ट दिखा रहे हो। तो मेरी बस इतनी सी छोटी सी बात मान लेना कि टेस्ट जरूर दो, चाहे आप कहीं भी दो भाई। मैं नहीं कहता कि आप वीमैथ्स एप्लीकेशन पर ही दो, आप कहीं भी दो, लेकिन टेस्ट जरूर दे के जाना। कम से कम आपको, मतलब मैं ये मान सकता हूँ, देखिए अभी 20 तारीख हो गई है आज, अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर को, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 7 या 8 मॉक तो जरूर लगाने चाहिए भाई, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे कि हाँ कहाँ कहाँ मेरी गलतियां होती हैं, कहाँ कहाँ मुझे सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जो एक क्विक रिवीजन वाला टाइम होता है ना, एक फेज आता है जब आपकी एग्जाम डेट आ जाती है ना, तब एक फेज आता है, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो फेज आता है ना, जब एग्जाम डेट आ जाती है, तो उनका फेज होता है वो रिविजन वाला फेज। और उस रिविजन वाले फेज में उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये मेरे वीक एरियाज हैं। और वो आप डिसाइड तभी कर पाओगे जब आप टेस्ट लगा रहे होगे। आप ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, कैसे भी लगाओ, आप एक टेस्ट फॉर्मेट में कंप्लीट पेपर जब लगा रहे होगे ना, चैप्टर वाइज भी नहीं भाई, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा चैप्टर वाइज लगाओ, चैप्टर वाइज लगाना चाहिए, लेकिन उस फेज में नहीं पाओगे आप कुछ भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा टाइम चला जाएगा नहीं तो हमारा, हालांकि ज़्यादा समय है नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 20 तारीख को, तो मुझे भी फिर अच्छे से निकलना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने ही है, कंसीडर द रेकरेंस रिलेशन A1 इज इक्वल टू 4। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ये सब चीजें एक बार नोट्स पढ़ लिए हैं मेरे, उसके बाद आप ये वीडियो देखने जा रहे हो, ठीक है। साथ साथ बताता भी रहूंगा थोड़ा सा कैसे होगा। A1 जो है 4 है, आपका AN ये आपको दे रखी है, जो टर्म दे रखी है वो आपको दे रखी है 5n प्लस an-1, ठीक है। A1 4 है, 5n प्लस an-1। वैल्यू बता दो A64 की, A64 इसकी वैल्यू बता दो। तो देखिए दो तरीके से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं, या तो मैं इसका जनरलाइज सॉल्यूशन निकाल लूं, मान लो एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लूं कि जनरल तरीके से an वाला जो ये रेफरेंस रिलेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस जनरल सॉल्यूशन में मैं वैल्यू पुट कर दूं 64 की, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपको सिखाया हुआ है, नोट्स में एक एक चीज डाली हुई है मैंने, तो उससे आपका आ जाएगा। तो इसको जनरल से ना करते हुए मेरे को लग रहा है कि ऐसे अपना आराम से बन जाएगा। एक चीज देखिएगा आप यहाँ से, सपोज करिए आपको A1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है सर। आप चलते हो यहाँ से A2 के ऊपर, आप A2 पे जाओगे तो आप क्या कहोगे, सर 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे A1 आएगा सर, A1 A1 कितना हो जाएगा, A1 तो सर 4 है मेरा, तो 10 जमा 4। आप यहीं से A3 के ऊपर जब आए तो आप कहोगे सर 5 गुना 3 प्लस A2 हो जाएगा, प्लस A2 हो जाएगा। A2 क्या है, A2 है सर 5 गुना 2 प्लस में 4। फिर आप मान लो यहाँ से A4 के ऊपर आ रहे हो तो आपका आ जाएगा 5 गुना 4 प्लस A3, क्योंकि यहाँ पे an-1 है, A3 करोगे मतलब कि 5 गुना 3 जमा 5 गुना 2 जमा में 4। अब यहाँ से मुझे एक चीज पकड़ में आ गई, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ से एक चीज मुझे पकड़ में आ रही है। मैं कहूँगा क्या पकड़ आ रहा है भाई आपको, आप कहोगे सर अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, इसको जनरलाइज कर दूं तो A64 तक अगर मैं पहुंचता तो मेरे पास 5 गुना 64 आता प्लस 5 गुना 63 होता, ऐसे करते करते सर मेरे पास आ जाता 5 गुना 2 तक जमा में 4, ये चीज आ जाती सर मेरे पास। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही भाई। अब यहां से और क्या निकाल सकते हो, आप कहोगे सर यहां से एक चीज मैं ये भी निकाल पाता कि मेरा अगर A नोट पे मैं होता तो 5 गुना 1 होता, 5 एकम 5 हो जाता। और सर मैं क्या करता उसके बाद, यहाँ पे देखिए A1-1 A नोट पे आ जाता है। अब ये छोड़ दो यहाँ से, या तो A1 की वैल्यू आपकी 4 है, अब A1 की वैल्यू 4 कैसे मिली होगी ये भी देख लो भाई। आप कहोगे सर A1 मुझे 4 मिला होगा 5 गुना 1, और यहाँ पे मेरे पास प्लस हुआ होगा A नोट, कितना प्लस हुआ होगा, A नोट प्लस हुआ होगा। और सर मुझे ये 4 मिला है, 4 मिला है तो मैं कह सकता हूँ सर 5 में से 1 गया होगा तो मेरे पास 4 आया होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आ गया सर A नोट जो है मेरा वो -1 है, ये भी क्लियर हो गया मेरे पास। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग,
10 प्लस A1 बन गया आपका, ये क्या बना 5 गुना 2। और आगे आगे चलते चलते इस 4 को अगर आप लिखना चाहो तो इस 4 को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, इस 4 को मैं ए नोट की फॉर्म में लिख देता हूं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ 5 गुना 1 माइनस में 1, यहाँ देखिए 5 गुना 1 माइनस में 1, 5 गुना 1 माइनस 1, 5 गुना 1 माइनस 1। ये चीज़ आ गई आपकी। आप कहोगे सर बिल्कुल आराम से कर लूँगा, 5 तो कॉमन निकाल लिया मैंने। क्या कर लिया, 5 यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब मेरे को दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, 64 63 ऐसे करते करते 1 तक जा रहा है, -1। अब एक चीज़ यहाँ से आप देखना भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे आप कह सकते हो कि सर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है। यहाँ से आप आराम से बताओगे सर 64 × 65 बटे में 2 -1। अब देखिए दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे आपके पास यहाँ पे, मान लो 2 से काट भी दिया 32 पे कट गया। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं देखिए, एक स्टूडेंट होता है जो इसको कैलकुलेट करने भागता है, ठीक है। एक स्टूडेंट होता है, एक कैटेगरी होती है जो कैलकुलेट करने भागेगी इसको देखते ही। हालांकि आप कर सकते हो नो डाउट, आप 32 का 5 गुना करोगे तो आपका कितना 160 तो वहीं से आ जाएगा, इंटू 65 करोगे तो 160 को 60 से करा लो, 160 को 5 से करा लो, वहां से भी आ जाएगा। इजी है कैलकुलेशन, लेकिन मैं एक चीज आपके अंदर एक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ। वो क्या करना चाहता हूँ, आप बस एक चीज यहाँ से देखो, आप बस एक बार इसका यूनिट डिजिट पकड़ के देखो। आपने बोला कि सर 5 दूनी 10, एक जीरो पीछे बनेगी बनेगी, और उस जीरो में से आगे चाहे कुछ भी बैठा हो -1 करोगे तो सर पीछे तो 9 आएगा ही आएगा, पीछे 9 आएगा ही आएगा। अब आप एक चीज देखो, अगर पीछे 9 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है इकलौता जिसमें सर पीछे 9 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इकलौता ऐसा है जिसमें पीछे 9 दिया हुआ है। आ गया आपका आंसर। तो जरूरी नहीं होता हर चीज पे हर टाइम पे आपको सारी कैलकुलेशंस ही करनी है। अगर आप कहो तो एग्जैक्ट तक हम जा सकते हैं, नो डाउट। कैसे जाएंगे देखो, वो भी इजीली तरीका देख लो आप। आपने 5 गुना 32 किया, 160 तक आ गए। 160 को 65 से गुना कराना है तो 160 को 60 से करा लो तो 16 6 96, तो 96 तो ये आ गया। अब 60 से कराया था तो 2 जीरो लग गई। अब 160 को 5 से कराओ तो 16 पंजे 80, 800 वहां से आ गया। तो ये देख लो भाई, ये आ गया आपका 10,400। इसमें से एक हटा दो तो 10,399, आंसर एग्जैक्ट आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आसान था, हो सकता है कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो एक बार ना ये सेंस डेवलप करो, तो एक बार थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ नजर मारा करो। जिस दिन आप ऑप्शंस पे नजर मारना शुरू करोगे आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी भाई। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना आपके, जो एमसीक्यूज होते हैं, और स्पेशली मैथमेटिक्स में जो आपका एमसीक्यू होता है ना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, नो डाउट आप करो, लेकिन मैं बस एक सेंस डेवलप करना चाहता हूं आपके अंदर। क्वेश्चन डेवलप ये करते करते, सॉल्व करते करते ना, आपकी एक नजर आपके ऑप्शंस के ऊपर होनी चाहिए। क्या पता किस मोमेंट पे आप क्वेश्चन के किस प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़े हो ना, वहां से डायरेक्ट आंसर देख के मार्क कर सकते हो, आप आगे बढ़ जाओगे यार। मतलब ये मान लो कि आप अगर ऐसे 80 में से आपने अगर 7-8 क्वेश्चन में भी ऐसे कर दिया ना, आप आधी भीड़ को पछाड़ चुके हो पीछे, ये मान लेना आप, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमारे सामने दिया हुआ है, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। आपको सॉल्यूशन बताना है, किसका, रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन आपको बताना है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना। अब देखिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा, नहीं तो ये बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा। अब देखिए भाई मैंने इसको सेट कर दिया, नहीं तो क्वेश्चंस बार बार ना फिर ऊपर नीचे ही होते रहते, हमें पढ़ाने में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। रेकरेंस रिलेशन क्या है, आपको कि सर मेरे सामने रेकरेंस रिलेशन है fn इज इक्वल टू 10 टाइम्स fn माइनस 1 माइनस 25 टाइम्स fn-2, ठीक है। और आपको एफ नोट दे दिया और ये दे दिया। अब देखिए आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे ना, आपने अगर नोट्स पढ़े हैं मेरे हैंड रिटन, तो वहां पे एक चीज मैंने बता रखी है कि जो रेकरेंस रिलेशन होती है वो कभी भी एक यूनिक सॉल्यूशन कब देगी, वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन कब देगी, जब हमें उसकी एक बेस टर्म पता होगी, जो सबसे पहली टर्म है, जिसको ए नोट, एफ नोट
एस नोट कैसे भी कह लो आप, जीरो वाली जो होती है उसको आपको वो टर्म, आप मान लो फिबोनाची सीक्वेंस देख लो, आपकी 1 से शुरू होती है, 1 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे बढ़ती रहती है वो, ठीक है। तो वहां पे जो पहला 1 आया है और जो A1 आया है, अगर वो दो चीज ना दूं मैं, तो आप किसको किस में जोड़ोगे? आप कह रहे हो वहां पे सर जुड़ जाती है प्रीवियस टर्म में, लेकिन अगर मैं पहली टर्म ही ना दूं, ए नोट ही ना दूं, तो कैसे जोड़ पाओगे यार आप? हो सकता है मैंने ए नोट की वैल्यू 5 दे दी और A1 की वैल्यू 8 दे दी, अब आपका कैसे चलेगा? 5 8 5 13, 13 8 21, ऐसे चलेगा ना, वो तो 1 से नहीं चला। तो इसीलिए ये जो इनिशियल कंडीशंस, इसलिए उसको बोला गया था, आप देख लेना नोट्स को एक बार, मैंने वहां पे मेंशन भी किया है कि दीज आर द इनिशियल कंडीशंस ऑफ रेकरेंस रिलेशन, कि एक इनिशियल कंडीशन आपको मिलनी बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको इनिशियल कंडीशन मिल जाती है, आप पूरी सीक्वेंस में खेल सकते हो भाई, ओके। तो ये एफ नोट और ए वन आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सॉल्यूशन यहाँ पे। तो दो चीज सिखाऊंगा भाई, एक तो मैं जो प्रॉपर मेथड होता है आपको वो सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, या फिर आपका तिगड़म ना भिड़े, या कोई मेरे जैसा समझदार एग्जामिनर वहां बैठा है, तो दो ऑप्शन ऐसे डिजाइन कर सकता हूं कि आप शॉर्टकट ना लगा पाओ, ठीक है। तो उसमें भी कितना तेजी से आप कर पाओगे, वो चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, कैसे आप बहुत अच्छे से जा सकते थे आराम से। अब देखिए, पहले प्रॉपर मेथड देख लीजिए, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है, क्या बताया था आपको कि आप इसको r मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, तो आप कहोगे कि सर ये तो मेरा एक होमोजीनियस है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर r², मैं इसको अगर मानूं तो माइनस, इसको उधर ले गया मैं, ठीक है, -10r, इधर गया तो +25 इज इक्वल टू 0 डाल दिया, ये हो गया। कैसे किया सर? तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको होमोजीनियस बना लिया, fn -10 टाइम्स fn-1 प्लस में 25 टाइम्स fn-2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे लिए एक होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है। होमोजीनियस का सॉल्यूशन नोट्स में लिखा हुआ है, अब वो लिखे हुए को कैसे करते हैं वो समझाने जा रहा हूं भाई। इस वजह से यहाँ पे पूरा प्रॉपर मेथड कर रहा हूँ सोल्व, अदरवाइज मैं शॉर्टकट लगाता आगे बढ़ जाता, लेकिन आपको एक बार चीजें समझ आ जाए इसलिए यहाँ पे ये चीजें करने जा रहा हूँ। ये आपकी एक होमोजीनियस बन गई, जब भी इक्वल टू के इधर 0 आ जाता है, देखिए मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था, जब भी इधर ऐसे 0 आ जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वो होमोजीनियस में काउंट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, मान लो मैंने इसको, आपका मेथड प्रॉपर क्या होता है, मान लो आपने fn दिया, यहाँ पे an दे देता, sn दे देता, कुछ भी दे सकता हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको x मान लो, r मान लो, कुछ भी एक मान लो आप वेरिएबल में, तो मान लो मैंने r माना था, तो इसको अगर मैं लिखता, देखिए मेथड प्रॉपर होता क्या है, मेथड में एक बार हटा के पूरा मेथड ही सिखा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। पूरा मेथड देखना आप यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, जो ये जैसे fn लिखा है, इसकी जगह हमें लिखना पड़ता है rn, कैपिटल मान लो, स्मॉल मान लो, पहले स्मॉल से देख लेते हैं। इसकी जगह लिख लिया हमने rn, ठीक है। rn माइनस, ये हो जाएगा 10 टाइम्स rn-1 प्लस 25 टाइम rn-2, अब इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करते हैं, r की पावर n-2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड सिखाया हुआ आपको, ये बच जाएगा r² -10r प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब लेकिन ये कंडीशन जब हम लिखते हैं ना, ये कंडीशन जब हम लिखते हैं, तो एक हमारी कंडीशन होती है कि r जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, r हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज वो रेकरेंस रिलेशन में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी। अब यहां से आप क्या कहोगे, जब r ही 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाली चीज तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, ये वाली चीज तो 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब समथिंग इनटू में समथिंग है, मान लो कुछ दो चीजों का गुणनफल अगर 0 हो रहा है, दो चीजों का गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, एक उसमें से 0 है नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली चीज 0 रही होगी, और ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली चीज अगर 0 रही होगी, तो यही तो देखिए मैंने डायरेक्ट लिखी थी। अब ये वाली चीज आपको डायरेक्ट लिखनी आ जानी चाहिए भाई। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, और जब हम इसके रूट्स निकाल देंगे, मतलब कि हम इसकी आर की वैल्यूज निकाल रहे हैं,
आर की वैल्यूज कैसी कैसी हो सकती हैं। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है सर क्योंकि 3 ऑर्डर था। ऑर्डर देखिए वहां पे नोट्स में लिखा भी हो, ऑर्डर क्या होता है आप ये देखा करो, n से लेके n-2। सबसे बड़ी टर्म क्या है सर n वाली, सबसे छोटी क्या है सर n-2 वाली। तो आप सीधा बस ये देखो कितने जंप मारने पड़ेंगे वहां तक जाने के लिए। n से पहला जंप n-1, n-1 से अगला जंप n-2, तो 2 जंप मारने पड़े। तो ऑर्डर 2 है सर, ऑर्डर 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी। ऑर्डर 1 होता कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी लीनियर बनती। ऑर्डर ऐसे ही 3 हो जाएगा, मान लो n-3 तक जा रही थी चीजें, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूबिक बन जाएगी। ऑर्डर 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ऑर्डर 2 तक ही खेलना है यार। ऑर्डर 2 के ऊपर आपसे नहीं खिलवाएगा वो, ठीक है। हालांकि इतना ऊपर नहीं देगा आपको कि मास्टर्स तक दे रहा है कि ऑर्डर 3 में ऑर्डर 4 में खिला रहा है, नहीं खिलाएगा भाई आपको, ठीक है। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब आपको देखते ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए भाई, आपके माइंड में होना चाहिए। जहां पे n, वहां पे आप पहले तो ऑर्डर डिसाइड करोगे। पहले ऑर्डर देखना भाई, ये नहीं जहां n वहां r स्क्वायर, पहले ऑर्डर देख लो। n से लेके n-2 तक जा रहा है सर, 2 का गैप है, मतलब ऑर्डर 2, तो क्वाड्रेटिक तो बनेगी। तो जहां n वहां r का स्क्वायर, जहां n-1 वहां r, जहां n-2 वहां कांस्टेंट। अब उसके साथ के कोफिशिएंट साथ साथ लगा लेना भाई इक्वल। अब वहां ऊपर देखो fn था, r स्क्वायर लिखा सर, इक्वल टू के इधर 10 टाइम्स fn-1 था, तो इसको जब इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 10 टाइम्स r रह जाएगा। उसके बाद -25 था, उधर उठा के लेके गए तो +25 कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा फिर उसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये बनानी आनी चाहिए भाई। अब ये तो सर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ी ना सर मेरा रिलेशन वाला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करते थे सर, यहां से मैं स्प्लिट कर लूंगा, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिखा सर -5 और -5। अब इसमें देखिए नोट्स में अगर जाओगे तो 3 केसेस समझा रखे मैंने आपको, 1, 2 और 3। पहला केस था जब आपके R1 और R2 वो होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे भाई, ठीक है। दूसरा है R1 और R2 इक्वल होंगे और रियल होंगे। तीसरा केस है आपका जब ये कॉम्प्लेक्स होंगे, R1 R2 कॉम्प्लेक्स होंगे भाई। तो तीनों के मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रखे हैं वहां पे कि किसका सॉल्यूशन किस तरीके का बनता है, वो प्रॉपर एक एक चीज लिखी है भाई, वो आप वहां से पढ़ लेना। यहाँ बहुत ज्यादा समय चला जाएगा उस चीज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दूसरे पे ही है हम लोग, हमें 20 मिनट हो चुकी है अभी, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता कि आगे तुरंत 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चन करा के, मतलब अपनी हवाबाजी नहीं करनी है मुझे कि कितना फास्ट मैं चीजों को कर सकता हूं। मुझे आपको कंटेंट समझाना है कि मेरे भाई या मेरी बहनों ऐसे समझो, एक बार समझ गए ना आप यार, इतना रिक्वेस्ट किया आपने इस चैप्टर के लिए, और अगर इस चैप्टर को अच्छे से ना समझाऊं तो यार फिर मैं किस चीज का टीचर हुआ आपका, ठीक है। तो एक बार समझ लेना, मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि एक बार इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख जाना। अगर आपने पूरा देख लिया ना, आपके माइंड में एज अ स्टूडेंट भी क्या क्या डाउट क्रिएट होंगे वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लो, क्योंकि मैंने पहली पार्ट में एक बार डायरेक्ट चीजें करने की कोशिश कर ली, वहां पे आपको बहुत सारे मेजर डाउट्स क्रिएट हो गए थे। तो मैं यहाँ चाहता हूँ हर एक चीज डिटेल्ड में आपको लेके जाऊं, ठीक है। तो ये नोट्स में पूरी चीजें लिख दी हैं, ये वाली रियल, रियल और कॉम्प्लेक्स वाली, ओके। अब यहां से देखो आपकी रूट्स आ गई, जैसे ही आपकी रूट्स आई हैं, अब वहां पे केस नंबर 2 में मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई है हमारे पास यहाँ, इसी में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे पास आ गई 2 रूट्स, कैसी कैसी सर, इक्वल आई हैं। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना आता है मुझे कि मान लो मैं इसको an था, अब यहाँ an नहीं, यहाँ पे fn दिया हुआ है, तो मैं fn ले लेता हूँ। तो मेरा जो ये fn है, जो रेफरेंस रिलेशन का आंसर आता है, ये आएगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा k1 प्लस कांस्टेंट k2 इनटू में, देखिए कांस्टेंट k2 के साथ हमारा n भी आता है, ये कोई भी एक कांस्टेंट्स हैं हमारे n, साथ में आता है जो हमारी रूट आएगी, जो हमारा r की वैल्यू आएगी और उसकी पावर में n, ठीक। ये कब है, जब केस नंबर 2 होता है, जब रूट्स इक्वल होती हैं, जब रूट्स इक्वल होती हैं। केस नंबर 1 देखो यहां लिख दूं, केस नंबर 1 में हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, an की वैल्यू आ जाती है k1 r1 की पावर n प्लस k2 r2 की पावर n, और ये वाला मैंने लिख ही दिया केस नंबर 2 वाला, ओके। अब आगे देखिए भाई, आगे बढ़ेंगे। जब इसको हम एज अ सॉल्यूशन लिखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर k1 प्लस k2, n आएगा साथ में, r क्या है सर, -5 आया मेरे पास, सर मेरे पास r आया -5,
सॉरी भाई, एक चीज देखिए कंफर्म कर, ये आपने स्प्लिट तो कर दिया -5 इसका कॉन्जुगेट भी तो करोगे, तो 5 और 5 रूट मेरी 5 और 5 आएगी, ठीक है, आर की वैल्यू। तो आप करोगे सर आर की वैल्यू 5 पुट कर दी और इसकी पावर में जाना है n, 5 की पावर में n, यहां तक आपको जाना है। तो हालांकि इतना देख के भी मैं आंसर पे मार्क कर सकता था कि मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 5 की पावर n मुझे यहीं पे दिख रही है, n मुझे यहां दिख रहा है, दो कांस्टेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये होता देखने का नजरिया कि एक बार क्यों कहता हूं एक बार ऑप्शंस पे नजर, आप ये चीज मानोगे नहीं, मैं क्वेश्चन यहां कर भी रहा होता हूं ना, आपको समझा भी रहा होता हूं, एक नजर लेके आ जाता हूं ऑप्शंस पे कि क्या मैं कहीं पहुंच गया क्या, ठीक है। वही चीज है ना यार, एज अ स्टूडेंट आपके सामने सारी चीजें प्रस्तुत कर रहा हूं अगर, तो इतना ध्यान आपको देना है। जैसे देखो आपने आर की वैल्यू निकाली, आपको अगर फॉर्मेशन पता है तो तुरंत ऑप्शंस पे नजर जाएगी ना कि आर की पावर एन डी में बैठी हुई है, साथ में दो कांस्टेंट और एक कांस्टेंट के साथ एन लगा हुआ है, आंसर तो यही आएगा, ठीक है। अब कंफर्म करो आगे कैसे आएगा। अब देखो आप क्या करते हो, ये चीज आपको क्यों दी होती है, जो एफ नोट की वैल्यू 3 है, F1 की वैल्यू 17 है। अब वहां पे अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो हो सकता है आपको डाउट आ गया हो कि सर एक K1 और K2 आपने लिख तो दिया आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन निकलेंगे कैसे। हालांकि मैंने वहां पे एक शॉर्टकट भी लिख दिया था उसका बनाएंगे कि आप सीधा मेमोराइज भी कर लोगे, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू A नोट, और फिर वो K1 प्लस K2 वाला जो A1 वाला था ना उसके साथ वो भी लिखा हुआ है, ओके। इसमें भी लिखा हुआ था K1 प्लस K2 n इज इक्वल टू A नोट, लेकिन वो आया कैसे वो यहां से सीखेंगे भाई। इस क्वेश्चन में समय दूंगा, अगले वाले क्वेश्चन से नहीं दूंगा समय, आगे फिर सीधा लगाएंगे। देखिए अब ये A नोट जो दिया ना 3, तो आप यहां पे पुट करो भाई, F नोट जो 3 है ये रहा F n, मतलब F नोट 3, तो ये आ गया सर n की जगह 0 पुट करना है बस, तो K1 प्लस K2 इंटू 0, 0 हो जाएगा सर, K1 बचा, 5 की पावर 0 1, तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई सर। अब F1 मतलब n की जगह 1 पुट करो, तो F1 कितना है 17, तो ये लो सर 17 इज इक्वल टू K1 की वैल्यू 3 प्लस n की जगह 1 पुट किया तो ये बच गया सर K2 इंटू में 5 की पावर 1 5, 5 आके इधर हो जाएगा 17/5, और माइनस का 3 कर दोगे उधर, तो यहां से आप कह सकते हैं सर K2 की वैल्यू 17/5 माइनस 3, तो आपको 2/5। तो अब यहां से आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते क्या यार, Fn की वैल्यू कह लो या An कह लो आप, ठीक है, आपका एक An कह लो, चलो यहाँ पे मान लो, तो An मान लो, आपने ऑप्शंस में An दिया हुआ, ठीक है। रेफरेंस रिलेशन जो है आपका जनरलाइज सॉल्यूशन जो बताना होगा, क्या आएगा, K1 क्या है सर 3 प्लस K2 क्या है सर 2/5 इंटू में n, और साथ में आ जाएगा r की पावर में n। आ तो गया भाई ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिए मैं एक बार खुद को हटाता हूँ, आपको विजिबल हो जाएगा सारा मामला। अब देखिए ऑप्शन डी आ तो गया हमारे सामने, तो यही छोटी सी चीज है, ऐसे ही सॉल्यूशन निकलने थे हमारे, तो आपको डरना नहीं है। आप लोग रेफरेंस रिलेशन से ना डर जाते थे, आप लोग सोचते कैसे करें, क्या क्या करें क्वेश्चंस के अंदर, कैसे कैसे सर हम इसमें जा सकते हैं, ये चीजें समझाओ, कैसे सॉल्व करें। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहली चीज ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखते ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जानी चाहिए। ये होमोजीनियस का केस बता रहा हूँ भाई, एक और केस होता है नॉन होमोजीनियस वाला, वहां पे होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों मिक्स करके आंसर दिया जाता है। तो होमोजीनियस सीखना तो बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों में ही यूज होता है। तो पहले ऑर्डर देखो, वहां से सीधा एक लाइन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, रूट्स की वैल्यू निकाल लो, आते ही केस 1 केस 2 केस 3, ये भी बता देता हूं केस 3 आपसे पूछेगा नहीं, केस 3 आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आप टीजीटी के लिए जाने वाले हो, आपसे नहीं पूछ रहा केस 3, केस 2 और केस 1 रियल है। तो ऊपर देखिए यहां पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ K1 R1 की पावर n प्लस K2 R2 की पावर n, और इक्वल है तो ये यहाँ पे साइड में लिखा ही हुआ है K1 प्लस K2 इसकी पावर में साथ में n आ जाएगा, साथ में R की पावर n। अब K1 K2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चन में दी होंगी, F नोट F1 A नोट A1 कुछ भी करके इनिशियल कंडीशंस हैं वो पुट करो, K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो होगा प्रॉपर तरीका आपका करने का। अब सर ये बता दो वीमेथ्स पर पढ़ने वाला बच्चा इसको कैसे कर सकता है जल्दी से। मैं कह रहा हूं देख लो भाई, क्या ही दिक्कत है, आराम से कर देंगे। एक चीज देख लो बस, यहां से आप बस इतना देखो, आपको एफ नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको कैसे 3 दे रखी है, तो यहां पे क्वेश्चन में एन की वैल्यू 0 करने पे जहां आंसर 3 आ जाए वही ऑप्शन है। यहाँ एन की वैल्यू 0 करी तो ये तो 1/5 हो जाएगा, 14/5 आया सर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहां देखो एन की वैल्यू 0 करो
तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो ये बन गया 7/2 माइनस ये बनेगा 1/2, 7/2 माइनस 1/2 6/2 और 6/2 को जब करोगे तो वो 3 आ गया, तो इसको होल्ड पे कर लिया सर। ठीक है, यहां देखिए 7/2 माइनस 3/4, तो ये बनाएगा क्या? आप कहोगे सर ये बनाएगा 14/4, तो 11/4 बनाएगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। ठीक है, यहां पुट करो n की वैल्यू 0, 5 की पावर 0 1, ये पूरा 0, 3 इंटू 1 3, होल्ड कर लिया सर। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे सिर्फ n की वैल्यू पुट करने से। अब n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, आप कहोगे सर 1 पुट कर लिया तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 7 बच गया मेरे पास, और यहाँ 1 पुट किया तो 2 से कटा 3 बच गया, तो 7 में से 3 गए 4 आना चाहिए था, आया तो 17 हुआ है, तो सर मेरा ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर मेरे पास सिर्फ एक ही बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी सर चेक तो करा के दिखाओ, कर लो भाई। 3 प्लस 2/5, एन की वैल्यू 1 रखी तो 1 ही आएगा। अब ये अंदर क्या बन गया, 5 दिया 15 2 17/5, बाहर क्या बनेगा 5, 5 से 5 कट गया 17 आ गया। तो ये दोनों चीजें आपकी जहां वेरीफाई हो जाए, कई जगह तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ना यार, आपको मान लो सिर्फ ए नोट दिया हुआ है, आप एन की वैल्यू 0 डाल देना, आंसर आपके सामने होगा। ये है आपकी स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि एक जनरलाइज सॉल्यूशन जो है, ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, एक जो जनरलाइज सॉल्यूशन है तो वो 0 पे भी काम करेगा, वो 1 पे भी काम करेगा, 2 पे भी करेगा, 3 पे भी करेगा, 20 पे भी करेगा, 64 पे भी करेगा, हर जगह काम करेगा ना यार। जनरलाइज करके आपने चीजों को दे दिया। मैं कह दूं कि मैंने आपको मान लो ये कह दिया कि वीमैथ्स पर पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाएगा इस पेपर में, क्या बोल दिया मैंने, जनरलाइज कर दिया। अब आप उसमें से चाहे सुष्मिता को उठा लो, आप उसमें से चाहे राम को उठा लो, आप उसमें चाहे महेश को उठा लेते हो, आप जीत को उठा लेते हो, आप किसी को उठा लो यार उसके अंदर से, मतलब वो हर बच्चा कामयाब हुआ है क्योंकि मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी। अब मैं कह दूं नहीं, वीमैथ्स प्लेटफॉर्म पे जो ऐप पे बच्चा पढ़ रहा है उसमें से 40% बच्चे कामयाब होंगे, ऐसा मैंने बोल दिया। अगर तो 40% कौन से होंगे ये नहीं पता ना, लेकिन मैं कह दूं हर एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है जिसने वीमैथ्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करी है मुझसे। तो मैंने हर एक बच्चा एक जनरलाइज्ड कर दिया चीजों को, अब उसमें से चाहे कोई भी पढ़ रहा हो यार, तो वो सारी चीजें कामयाब हो जाएंगी ना। तो अब एक चीज देखो, तो ए नोट जैसे ही पुट करोगे ना इनकी जगह आपका आंसर आएगा। तो ये है स्मार्ट अप्रोच आपकी कि करके देखो ना यार। 2 ऑप्शन क्रैश हो गए, 1 भी पुट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, एग्जामिनर ने खुद परोस रखा है यार कि 4 एग्जाम ये है आपके ऑप्शन, इसमें से एक आंसर छाट लो भाई, और ये 2 कंडीशन भी ले जाओ, 2 कंडीशन भी दे दी, छाटो। और तब भी नहीं छाट पा रहे हो, तब भी डर रहे हो, तो आपकी गलती। और मान लो नहीं दिमाग में आया, या उस मोमेंट पे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, ये चीजें काम नहीं करेंगी, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे जैसा एग्जामिनर बैठा हुआ जिसने पेपर सेट करना है, मैं तो भाई ऐसा पेपर सेट करूंगा जहां पे आप 0 पुट करो 1 पुट करो आपका आंसर सेम ही आएगा, मैं तो ऐसा पुट करने वाला। ठीक है, अब उनके लिए क्या करना है, आपको सॉल्यूशन सिखा दिया यार, और ये सॉल्यूशन दिखने में बड़ा लगता है, अगर अच्छे से करने जाओगे ना, ये मान लो अगर मतलब जल्दी जल्दी करने जाओ तो मात्र आपका 20 से 25 सेकंड में पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, और ये तो सिर्फ होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस कर देता हूँ 20 सेकंड में मैं पूरा। ठीक है, प्रैक्टिस करो हो जाएगा सारी चीजें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, अब बहुत समय दे दिया भाई एक एक कंसेप्ट के ऊपर, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपना, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है व्हाट इज द रेकरेंस रिलेशन फॉर 1 7 31 127। अब चीजों को शॉर्ट में कैसे करना वो सारी चीज आपको सिखाता हुआ चलूंगा साथ साथ। रेकरेंस रिलेशन है, आप कहोगे सर मेरे को एक चीज देख लेता हूं इसमें क्या क्या हो रहा है। आपने देखा कि हो सकता है सर मेरा 1 और 7 में 4 का गैप है, देखो इसको वाइट कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ देखा मेरा यहाँ पे 7 28 31 24 का गैप हो गया, इधर फिर मेरा कुछ ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में चीजें चल रही होंगी, ऐसे नहीं होगा जब इतना बड़ा होता है तो। फिर ये करते करते मैंने एक बार ऑप्शंस पे नजर मारी, करते करते ऑप्शंस पे नजर मारी तो मेरे को दिखा कि बी एन मतलब कि ये जनरलाइज करके लिख दिया। अब इस टाइप से यहां से देखो मैंने पकड़ा, या तो ये 4 गुना हो रही होंगी पहले से, या ये 4 गुना है, 4 गुना नहीं है तो जुड़ रही हैं। क्या ये पीछे वाले में जुड़ रही है, देखो 7 और 1 8, मान लो A2 लूं, A2 ले रहा हूं अगर यहां से A2 लेते ही मेरा A1 + 1 होना चाहिए था, मतलब 7 और 1 8 होना चाहिए था, ये तो नहीं हो रहा। ऑप्शन से देखो ऐसे एलिमिनेट करोगे चीजों को। यहां आ जाओ भाई, आपने मान लो A3 लिया, A3 ले लो, तो 2 और 1 3, अब यहां 2 में से गया 1,
तो 7 एकम 7 और 3 10 बनना चाहिए, ये तो 31 बन गया, तो ये तो नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो, दो ऑप्शंस बच गए आपके। आपने मान लो ये वाली चीज उठा ली 1 और 7, आपने मान लिया B2 उठाया, B2 तो आप कहोगे सर 4 टाइम्स B2 प्लस 7 फैक्टोरियल, तो B2 खुद में ही अपना 4 गुना 7 चौक 28 हो ही नहीं सकता सर, ये भी हट गया यार। अब बचा कितना, एक ही बचा, चेक कर लो। B2 लिया मान लो तो 7 किसके बराबर आएगा, 4 टाइम्स पहला टर्म, 4 एकम 4 जमा 3 आ गया सर। फिर चलो मान लो आपको लगा सर हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया हो, अगला उठाओ B3 उठाओ भाई, 31 किसके बराबर सर, 4 गुना पहले वाली टर्म मतलब 28 जमा में 3, 28 3 31, बहुत सही सर। अगला उठाओ 31 गुना 4 124 जमा 3 127, उठ गया सर, आ गया आंसर। तो अब ऐसे क्वेश्चन, वही तो कह रहा हूं ना यार, हर चीज में भी एक प्रॉपर मेथड नहीं होता है। हर क्वेश्चन में मत ढूंढा करो सारी चीजें कि हाँ सर इसका भी ढूंढ के दिखाओ, चीजों को ऑप्शन से करो, बहुत स्मार्ट आंसर होगा यार। मैं मतलब देखिए हाल फिलहाल में ना अभी एक दो दिन कल शायद आया था एक कैंडिडेट का ना डाउट आया मेरे पास कुछ था वो 9m का यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जब क्यूब वाला जो देखते हैं कि क्यूब ऑफ अ नंबर कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज थे उस मोमेंट पे भी। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से किसी भी आपके ग्रुप पे भी देखा मैंने उस क्वेश्चन को, और आप लोग पता नहीं लगे पड़े उन चीजों में। आपके सामने क्वेश्चन था कि क्यूब किसी भी नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसमें आंसर क्या आ रहा था आपका, मान लो 9m था, उसके बाद 9m प्लस 8 था, और 9m प्लस 1 था, 4 था, ऐसा कुछ ऑप्शंस थे मान लो आपके। मान लो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ यहाँ से, एक बहुत छोटी चीज बताता हूँ आपको। आप एक चीज देखो, आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है, क्यूब क्या क्या होते हैं, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इतना था, देख लिया आपने। ऑप्शन से कैसे जा सकते हो आप उनके ऑप्शंस में चले। मान लो एक ऑप्शन आपका दिया हुआ 9m प्लस 1, मान लो एक ऑप्शन में है 9m, 9m प्लस 7, 9m प्लस 4, ये दिया हुआ यार आपका। ठीक है, अब एक चीज यहां से देख लो बस, आप एक चीज आपको यहां से सिर्फ इतनी सी देखनी है। अब मैं मान लो m की वैल्यू कैसे कैसे रख सकता हूँ, इंटीजर ही तो रख सकता हूँ। मान लो 0 रखी है, 1 रखी है, 2 रखी है, 3 रखी है, m की वैल्यू 0 रख के देखो। तो यहाँ देखो, यहाँ और होता है हमेशा, ये भी याद रखो कि या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। जब 9 की m की वैल्यू 0 रखी तो ये तो पूरा 0 बन गया। ये क्या देगा, 8 2 का क्यूब बना रहा है सर। ये क्या देगा, 1 1 का क्यूब बना रहा है सर। फिर आगे चलिए, m की वैल्यू 1 रखी, 9 एकम 9, क्यूब नहीं बनता सर। 9 एकम 9 और 8 17, क्यूब नहीं बनता सर। 9 एकम 9 और 1 10, क्यूब नहीं बनता सर। 2 रखिए, 9 दूनी 18 नहीं बनता, 9 दूनी 18 और 8 नहीं बनता, 9 दूनी 18 और 1 19 नहीं बनता सर। तो ऐसे चीजों को आप पकड़ना है आपको कि 27 कब बनेगा। मान लो 9 या 27 बन गया। अब 64 कब बनेगा, 9 6 54, देखिए m की वैल्यू 6 पुट करो, 9 6 54 और 8, 54 और 8 कितना हुआ, आप कहोगे सर 62 हुआ, ये तो ये भी नहीं बना। तो ऐसे ही आपको मेथड पकड़ने, अब एग्जैक्ट आंसर मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगा आपके लिए, लेकिन आप इन चीजों को ऐसे पकड़ा करो यार। तो एक छोटी सी चीज क्या है ना, जब भी आपका एग्जाम में एमसीक्यू ओरिएंटेड चीजें हो ना, देखिए ये एक आपको एक चीज और बता देता हूँ छोटी सी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में भी याद होनी चाहिए। और मान लो जैसे डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद नहीं है, तो ऐसे चेक करने में कितना ही समय लगेगा आपका, बहुत कम समय जाएगा मेरे भाई। तो अच्छे से चीजों को स्मार्टली तरीके से करके देखा करो एक बार। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ एस एन इज इक्वल टू 4 टाइम एस एन माइनस 1 प्लस 12 टाइम एस एन माइनस 2, जहां पे एस नोट दे दिया, एस वन दे दिया, सॉल्यूशन बता दो रेकरेंस रिलेशन का। दो तरीके, पुटिंग से कर लो या वैसे कर लो। पहले पुटिंग से करके देखते हैं, आपका थोड़ा सा डाउट भी क्लियर होगा कि शॉर्टकट से हम लोग कर सकते थे चीजों को या नहीं कर सकते। एस नोट की वैल्यू 6 आनी चाहिए भाई। यहाँ पे मान लो देखो, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है सर, तो यहाँ तो 7 बनेगा मामला। और यहाँ आप जब पुट करोगे तो ये एन हटा दो भाई, यहाँ से ना ये एन हटा दो, नहीं तो नॉट डिफाइंड वाला केस चला जाएगा। यहाँ किया तो 29/6, 7 में से 29/6 जाएगा अगर, तो कभी भी 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता सर। आगे देखिए, यहाँ किया तो 6 प्लस ये भी हटाओ यहाँ से, यहाँ किया तो 6/7, 6 आ सकता है, नहीं आ सकता सर। आगे देखिए 6, 3 की पावर 0 प्लस 1 मतलब 3, 6 तिये 18, 18 माइनस 0, 18 बना सर, ये तो नहीं बना सर। अब देखिए यहाँ 1 बनेगा, 1 बना तो 19/8,
हालांकि आंसर यही होना चाहिए क्योंकि 3 तो हमारे हट गए हैं, प्लस यहाँ से -2 की पावर 0 1 बनेगा तो 29/8, तो 19/8 और 29/8 तो आपको सर 48/8, 48/8 कितना होगा 8 6 48, सेटिस्फाइड है सर, सेटिस्फाइड है तो ऑप्शन तो मेरा डी ही होगा, आंसर तो मेरा डी होगा, ऐसे आपको जाना चाहिए था। अब आपका मेथड 2 जो आपका ओरल मतलब जो जनरलाइज्ड आपका मेथड ही है, जो नोट्स में पढ़ा है वो भी प्रैक्टिस कराना है भाई मुझे, तो आपको सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे आपको मैं नहीं एग्जाम में जाने दे सकता, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, वो ये थी। अब जनरलाइज भी एक बार देख लो ताकि चीजों में क्लैशिंग ना हो थोड़ी सी, है ना। अब देखो एक मतलब शॉर्ट में भी कैसे करो, मान लो ये चीज आपको नहीं सूझी, अब मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे को शॉर्ट तरीके से करना है कि मैं कैसा करूं। मैंने जैसे ये देखा मेरा तुरंत पेन चलेगा अगर, तो मेरा चलेगा सर r² माइनस में 4 टाइम्स r -12 बराबर 0, मेरा इनके रूट निकालूंगा मैं। अब माइनस का 4 चाहिए, माइनस का 12 चाहिए, तो मैं कहूंगा सर -6 + 2, यहां से आ जाएगा 6 और -2, मेरे रूट आ गए। ये देखते ही मैंने ये देखा 0 पे वैल्यू है 6, तो मैं रखूंगा k1 + k2 बराबर में 6। दूसरी जगह दीवार खींच के मैं लिखूंगा, अब क्या आ जाएगा मेरे पास k1 6 की पावर 1 6 k1 -2k2 इज इक्वल टू, ये मुझे 7 दिया हुआ है, दे दिया सर। अब यहां से दोनों की वैल्यू सोल्व करनी है, यहां से जैसे ही दोनों की वैल्यू सोल्व करनी है मैं कह देता हूं ठीक है इसका डबल कर देता हूं 2k1 + 2k2 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, और इसको जोड़ देता हूं आपस में भाई। जैसे ही जोड़ा मेरा आ गया 8 टाइम्स k1 इज इक्वल टू 12 और 7 19, k1 की वैल्यू आ गई 19/8। k1 19/8 जैसे ही दिखा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा k2 कितना आ जाएगा 6 में से 19/8 माइनस हो जाएगा, तो 8 6 48, 48 में से 19/8 गया तो 29/8। k1 आ गया, k2 आ गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकता हूं an की वैल्यू k1 19/8, इसके साथ कौन सी रूट थी सर, k1 के साथ कौन सी थी 6 वाली थी, 6 की पावर n प्लस 29/8, इसके साथ रूट कौन सी है -2 इसकी पावर n, आ गया मेरे पास आंसर। तो ये चीजें, ये भी अब आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा धीरे हो जा रहा हूं लिखते हुए, यहाँ पे भी आप ऑप्शन मतलब स्टेप्स जो है ना वो एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीजें होनी चाहिए, आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, रूट लिखिए, k1 k2 की वैल्यू निकालिए, सीधा आंसर लिखिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट मेरे माइंड में बैठा हुआ है। माइंड में आपके कैसे बैठेगा, नोट्स आपको दे दिए हैं यार, नोट्स में से पढ़ो, अपने खुद से बनाने खुद से बनाओ, डाउनलोड करना डाउनलोड करो, जो चीज करनी है आप ऐसे करो, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 फॉर द रेकरेंस रिलेशन an इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस प्लस 3 विद a0 इज इक्वल टू 6। दो तरीके, यहां पे मैं आपको देखिए, पहले तो आप कैसे कर सकते हो वो देखो, आप बहुत शॉर्टकट दिखाता हूं आपको। मान लो आपको मेथड 1 देखो, आपको कैसे अप्रोच कैसे करना चाहिए था, बस यहाँ पे आपको a4 तक जाना है, बहुत आसानी से जा सकते हो। a0 कितना है 6 है सर, a1 कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे 1 पुट करो तो आपको सर 2 टाइम्स a0 + 3, तो 2 टाइम्स a0 + 3, 2 6 12 और 3 15 आ गया सर। यहाँ से a2 पे जाओगे तो 2 टाइम्स a1, तो 15 दूनी 30 और 3 33, डायरेक्ट लिखो यार। a3 मतलब 2 टाइम्स a2, 33 का डबल 66, 66 और 3 69, a4 2 टाइम्स 69 कितना 138 जमा 3 141। जाना तो आपको ऐसे चाहिए था क्योंकि 4 तक ही जाना है तो आराम से जा सकते थे। अब मान लो ऐसे नहीं जाना, एक और सीखो आप तरकीब, मेथड 2 जो आपका ओरिजिनल मेथड होना चाहिए कि एक इसका जनरल, मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, मान लो यहाँ पे a4 ना देके, अब कोई मान लो फिर वही चीज है यार, अगर मेरे जैसे खुरापाती दिमाग का अगर आपने एग्जामिनर बैठा दिया तो a4 ना देके यहाँ पे आपको a की पावर मान लो 18 दे दूं, समय खराब होगा। 4 के बाद 5 पे जाओगे, 6 पे जाओगे, 7 पे जाओगे, 8 पे जाओगे, किसी ना किसी फॉर्मेट में जाके फंसोगे ना भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो उसके लिए जनरलाइज चीजें भी आनी चाहिए, वही तो कह रहा हूँ, जनरलाइज चीजें आनी चाहिए। वो कैसे, यहाँ पे देखो आप, आपको सर ए एन की वैल्यू दे रखी 2 टाइम्स an-1 + 3, आपको कि सर यहाँ पे ऑर्डर मेरा 1 है, ऑर्डर 2 तो नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं लिखूं भी तो an-2 टाइम्स an-1 इज इक्वल टू 3। पहले क्या करते थे, होमोजीनियस वाले, जहां पे इक्वल टू में 0 बन जाता था, यहाँ पे इक्वल टू में कुछ भी बन सकता है, नंबर बन सकता है, कांस्टेंट बनेगा, लीनियर बन सकता है,
एक्सपोनेंशियल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। किस किस फॉर्म में बन सकते हैं वो आपको मैंने नोट्स में लिख के दिया हुआ है, और किस फॉर्म को कैसे सोल्व करोगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका हमेशा ना जो जनरलाइज सॉल्यूशन होगा वो आपका एक तरीके से जो होमोजीनियस वाला सॉल्यूशन होता है प्लस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, इन दोनों को मिला के हम लोग लिख देंगे, वही हमारा आंसर होता है। तो होमोजीनियस निकालना तो सर मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? मैंने देखना है ऑर्डर। मैंने क्या देखना है? ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? 1 है सर, तो लीनियर बनेगी। इसकी जगह आर लगाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं भाई सीधी, माइनस 2 टाइम, ये तो कांस्टेंट बन जाएगी क्योंकि आखिरी वाली चीज इज इक्वल टू 0 डालना है सर। लीनियर के लिए इक्वल टू 0 डालोगे, ठीक है। इधर करेंगे पर्टिकुलर वाला, पहले रियल देख लो, होमोजेनियस देख लो। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई सर। और लीनियर के केस में आंसर कितना होता है? an अगर होमोजीनियस का सॉल्यूशन देखें तो k टाइम्स r की पावर n, 2 की पावर n हो गया। ये आ गया हमारा होमोजीनियस का सॉल्यूशन। k कहां से आएगा? k आएगा सर बाद में आएगा इस a नोट से, क्योंकि a ये जनरलाइज्ड है, दोनों का मिल के होगा तब k आएगा। यहां देखो पर्टिकुलर में कैसे चलेंगे? पर्टिकुलर में देखेंगे कि ये बराबर में क्या लिखा हुआ है? बराबर में लिखा है सर कांस्टेंट। बराबर में क्या है? कांस्टेंट। अगर नोट्स में देखोगे टेबल टाइप का बना के दे रखा है, अगर कांस्टेंट है उसकी जगह a मान के चलेंगे हम। कांस्टेंट की जगह क्या मान के चलेंगे? आप कहोगे सर वहां पे an को मैं k कंसीडर कर लूं, मान लो an को a कंसीडर कर लिया, कैपिटल A, कांस्टेंट से कंसीडर करेंगे भाई। हालांकि यहाँ 3n होता, लीनियर होता तो लीनियर ही मान लेते, an प्लस बी सी एक्स प्लस डी, कुछ भी मान लो, कहीं भी मल्टीपल किताबों में कुछ कुछ मिलेगा आपको। मान लो ये माना, तो यहां से क्या करेंगे? अब इसमें पुट करना भाई सारा मामला, पर्टिकुलर के केस में पूरी लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पुट करो ए एन की जगह कैपिटल ए, तो आपको सर ए आ गया माइनस 2 टाइम्स ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1, तो यहां पे आ गया माइनस 2a, ये बन गया इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट था तो हमने बस इतना ही पुट किया, तो यहां से आ गया माइनस ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? ए की वैल्यू -3। ये चीज आ गई आपके साथ में? आ गई सर, बिल्कुल आ गई। तो एक चीज देखो, यहां से मैंने देखा कि ए एन पर्टिकुलर वाले का सॉल्यूशन कितना आ गया? -3। अब टोटल पूरा ए एन कितना आना चाहिए था? होमोजीनियस 2 की पावर n प्लस में पर्टिकुलर, प्लस की जगह माइनस लग जाए क्योंकि माइनस में दे रखी है। ये मेरी एक जनरलाइज सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब यहां से k की वैल्यू मुझे निकालनी है। k की वैल्यू मैं कैसे निकाल पाऊंगा? मेरे को a नोट पुट करना है, a नोट दे रखा है इनिशियल कंडीशन, जैसे n की वैल्यू 0 पुट करी तो 6 इज इक्वल टू k 2 की पावर 0 1 -3, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? सर k की वैल्यू आ गई 9, तो मैं अब डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं सर एक n इज इक्वल टू 9 इंटू 2 की पावर n -3। ये मेरा जनरलाइज सॉल्यूशन आ गया। समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, फिर बता रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर का भी मेरे को एक एग्जांपल आपको देना था, मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जनरलाइज्ड आ गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है? मुझे निकालना है सर a4। a4 मतलब ये देखो a4, n की जगह 4 पुट करो, 9 इंटू 2 की पावर 4 -3। अब 2 की पावर 4 कितना होता है सर? 2 की पावर 4 होता है हमारा 16। 16 को 9 से गुणा करो, 16 को 9 से गुणा किया तो 144, 16 9 144 -3 141 आ गया सर। तो आंसर आपका हर जगह से आ जाएगा। अब देखिए वही चीज आ गई, मान लो मैं 18 दे देता, 18 छोड़ो 10 दे देता, 10 में भी आपकी हालत खराब हो लेती है यार। 141 का डबल करते 3 जोड़ते, फिर उसका डबल करते 3 जोड़ते। अब यहाँ पे 10 जिसने देख लिया, जिसको आपको पता है 2 की पावर 10 1024, 1024 का गुणा 9 से कराना है, -3 करना है, आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो जनरलाइज आपको चीजें आनी चाहिए भाई यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द सॉल्यूशन टू द रेकरेंस रिलेशन an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2n, इनिशियल टर्म दे दी a नोट इज इक्वल टू 2, a नोट इज इक्वल टू 2। अब शॉर्टकट क्या बताया था मैंने कि आप a नोट सीधा पुट करो यार, 0 पुट करते ही 2 आंसर आना चाहिए। 0 पुट किया 2 आंसर आया? नहीं आया सर। 0 पुट करते ही 2 आंसर आया? आ गया सर, होल्ड कर लिया। 0 पुट करके 2 आंसर? नहीं आया सर। 0 पुट करके 2 आंसर? नहीं आया सर। आंसर क्या हो गया? छठे का बी आंसर हो गया। ये छोटी सी चीज है यार, बिल्कुल बारीक क्यों, ऐसे ऑप्शंस में मतलब खेल सकते हो आप, ठीक है। आप जनरल सॉल्यूशन करा दें, एक बार जनरलाइज कराया आपको, करा देते हैं यार, वो भी करा देते हैं ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2n लीनियर की फॉर्म में है। तो इसमें कैसे जाएंगे? मान लो मेरे को an दिया हुआ है, an -1, इसको मैं इधर लेके माइनस ले गया।
अब आपको ताकि दिखनी शुरू हो जाए चीजें, इज इक्वल टू 2n। अब एक चीज देखो, अगर इक्वल टू 0 होता होमोजीनियस, इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन कैसे आता है, an का सॉल्यूशन आता है सर होमोजीनियस का सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन। दो तरीके से आता है सर। होमोजीनियस निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है सर। कैरेक्टरिस्टिक बना दूंगा, ऑर्डर 1 लीनियर बनेगी, तो r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए यहां से सर, ए एन जो होमोजीनियस वाली होगी इसका आंसर आ जाएगा k टाइम्स 1 की पावर n। ठीक है, ये बीच में दीवार खींच दी भाई। अब पर्टिकुलर के लिए करना है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, वहां कांस्टेंट था तो कांस्टेंट लिया था, यहां सर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, कांस्टेंट तो सर यहां दिया ही नहीं हुआ, यहां मुझे क्या दे दिया, लीनियर दिया हुआ है। तो आपको ए एन को जो मानना पड़ेगा, आपको मान लो सी एक्स प्लस डी, आपने मान लिया सी एक्स प्लस डी, तो यहां से पुट कर लो भाई। आपने पुट किया ए एन की जगह सी एक्स प्लस डी माइनस ए एन माइनस 1, तो आप यहां क्या करोगे, आप कहोगे सर सी एक्स माना है आपने यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या माना है, एक्स माना है, और उधर n माइनस 1 था, तो आप कहोगे सर सी एक्स के साथ, सी एक्स के साथ मान लो आपने मान लिया n माइनस 1, ठीक, प्लस टी, तो माइनस का डी हो जाएगा इधर, ठीक है, प्लस ही मान लो आप, प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n दिया हुआ है। अब सिर्फ n वाले कोफिशिएंट्स को आप इकट्ठा करोगे, आपका काम क्या होगा, आपका काम सिर्फ n वाले कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करना है। आपने बोल दिया सर सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स एन माइनस माइनस प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 2n, ये आ गया। आप यहां से क्या कह सकते हो, आपने यहां से कह देना है कि देखो सी एक्स वाले को, इनको कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लो, तो आप आराम से देखिए सी एक्स माना है ना आपने, एक्स माना है तो आप इसमें भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको सिर्फ n के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करने, यहां से n का कोफिशिएंट 2, यहां से c आएगा, आप x मत मानो, cn मान लो। x मानोगे तो फिर आप x में रह जाओगे, क्योंकि उधर n दिया हुआ है हमें, आप x मत मानो। देखो मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये चीज बहुत मतलब बहुत डाउट में रह जाते हो आप लोग इस चीज में। आपको पकड़ना कैसे, मान लो आपको ऊपर कांस्टेंट और नॉन होमोजेनियस में इक्वल टू में कांस्टेंट दिया होता है तो आप कांस्टेंट लिखोगे, आपको दिया हुआ है लीनियर तो आप लीनियर की फॉर्म में लिखोगे। तो आप इसको सी एक्स प्लस डी मत मानो, आप इसको सी एन प्लस डी मान लो, ठीक है। ये माना तो आपका आ गया सी एन प्लस डी, माइनस में अब ए एन माइनस 1 था तो सी के साथ अब चला जाएगा हमारे पास एन माइनस 1 प्लस डी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन दिया हुआ है। अब सी एन, एन वाले इकट्ठे कर लो, सी एन प्लस डी माइनस का सी एन, अब माइनस माइनस प्लस का सी माइनस का डी इज इक्वल टू 2n। यहां से क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे उनको हम करते हैं, n का कोफिशिएंट इधर तो 2 है, लेकिन इधर cn और cn जीरो ही रह गए यार, जीरो ही रह गए, तो कहीं ना कहीं c की वैल्यू हमारी जीरो रहेगी, c की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इधर d और d कट गया, d हमारा कुछ होगा ही नहीं। जब हमारा d कुछ हुआ ही नहीं, जब हमारा d कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्या ही मान सकते हैं, एक चीज बताओ, हम क्या ही मान, देखो अच्छा ये ना माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा हमारे पास। जैसे ही प्लस हुआ हमारा, देखो यहां से ना मेरे को लग रहा है प्लस साइन आ जाएगा, 2 टाइम्स सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1, जहां तक है, या तो कुछ टाइपिंग में कुछ एरर हो गया है फिर से, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपका कहीं ना कहीं k प्लस 1 टाइप का समथिंग आएगा, और उसमें भी जब आप पुट करोगे तो आंसर आप निकाल लाओगे, ठीक है। और अगर कुछ इसमें सॉल्यूशन में दिक्कत हो गई है तो आप मुझे बताना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें या तो प्लस होना चाहिए, जिस हिसाब से देखो हमारा जो ऑप्शंस का आंसर बना, 2 प्लस में 2n बना है, 2 प्लस में 2n बना है, या तो हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, अगर ये सही है तो, और अगर ये नहीं है तो हो सकता है ये an माइनस 1 इधर ना रह के उधर ही पहले से प्लस में रखा हो, अगर वो प्लस में बैठा होगा तो 2 टाइम्स सी एन इज इक्वल टू 2 बनेगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c की वैल्यू 1 उसके अकॉर्डिंग जरूर आनी चाहिए, हमारी c की वैल्यू 1 आनी चाहिए, या तो ऑप्शंस में गलती है या क्वेश्चंस में गलती, इस क्वेश्चन में मैं पहले ही एडमिट कर लेता हूँ इस चीज को, कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि तरीका यही होगा जो मैंने आपको बताया है, पर्टिकुलर का तरीका बिल्कुल यही होगा जो मैंने आपको कराया है, या तो यहाँ माइनस की जगह ये पहले ही माइनस में बैठा है, प्लस हो जाएगा, ये चीज आप देख लेना, ठीक है। ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, ये वाली चीज जो है आप एक बार कंफर्म कर लेना,
ये वाली चीज मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म कर देना और फिर बताना कि इसमें मैंने करते हुए कुछ एरर कर दिया है या फिर ऊपर क्वेश्चन में कुछ करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमाइन द सॉल्यूशन फॉर द रेकरेंस रिलेशन। सॉल्यूशन बता दो बस। bn इज इक्वल टू 8 bn माइनस 1 माइनस 12 bn माइनस 2 विद b नॉट दिया हुआ है और b1 दिया हुआ है। वही खेल खेलें भाई, अपना वैल्यू पुटिंग वाला खेल खेल के देखते हैं। जीरो पुट करने पे 3 आना चाहिए। जीरो पुट के 7/2 माइनस 1/2 मतलब 6/2 3 होल्ड कर लिया सर। 2/3 माइनस यहाँ 5 आ जाएगा, तो 2/3 में से 5 घटाओ 3 तो कभी भी नहीं आ सकता सर। 4 फैक्टोरियल कभी नहीं हो सकता। 2/8 1 2 आया सर, ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? ए होगा सर। तो ऐसे ऑप्शन से चले जाया करो भाई, बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट होगा अगर ऑप्शन से ऐसे जाओगे तो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन बताना है रेकरेंस रिलेशन an इज इक्वल टू 5 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 6 टाइम्स an माइनस 2। इसका सॉल्यूशन बता दो भाई, यही आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे तो सर पुटिंग करने वाली चीजें ही नहीं है, ए नोट वाली चीजें है ही नहीं। तो सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर बना दो, ऑर्डर 2 था तो आर स्क्वायर माइनस 5r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट निकालने जाऊंगा तो -6 प्लस का 1, इसको ट्रांसपोज कर दिया 6 और -1, दो वैल्यूज आ गई। अब सॉल्यूशन क्या होगा? आप कहोगे सर सॉल्यूशन होगा मेरा k1 इंटू 6 की पावर n प्लस k2 इंटू -1 की पावर n। अब वैल्यू क्या चाहिए? आंसर चाहिए। अब सर K1 और K2 के लिए क्या आना चाहिए था? K1 और K2 के लिए मेरे को एक इनिशियल कंडीशंस मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो K1 K2 आएगा। इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चन में दी ही नहीं हुई है, और दी होती तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन में पुट ही कर लेता। तो इससे आपका क्या आ जाएगा कि सर ऑप्शन में देखिए नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो आंसर हो गया मेरा नन ऑफ दीज हो गया सर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A2। आपको A2 की वैल्यू बतानी है फॉर द रेकरेंस रिलेशन दिस। A2 की वैल्यू बता दो इस रिलेशन के लिए। तो दो तरीके हैं फिर से, या तो इसका जनरलाइज कर लो या तुरंत चले। अब 2 तक जाना है तो चले जाएंगे सर। A1 निकालोगे, A1 कितना आएगा? 17 टाइम्स A नोट प्लस 30 गुना 1 तो 30। 17 टाइम्स 3 करोगे तो 51 प्लस 30 कितना हो गया? आप कहोगे सर 81 हो गया। A1 आ गया। A2 डायरेक्ट कर दूंगा सर, 17 टाइम्स A1 17 गुना 81 प्लस 30 दूनी 60, ये आ गया। अब यहां से भी देखो, फिर एक तरकीब बताता हूं आपको। आपने क्या किया? 7 एकम 7 और 0, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते सर। मैंने यूनिट डिजिट से चेक कर लिया भाई, क्योंकि ऑप्शन में नजर मार ली मैंने। अब करो एक बार, 17 को 8 गुना करोगे तो 17 8 कितना होता है? आपको सर 136 होता है। 136 होता है ना भाई, 136। 1360 तो वहां से ही आ गया, और 1360 में अब 17 और जोड़ दो तो 1360 में पहले 60 जोड़ दो। 1360 और 60 सर 1420, और उसमें 17 और जोड़ो तो 1437 आ गया सर। आ गया आंसर मेरे पास, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हालांकि 10 और 11 एक साथ आ गए हैं, आपको विजिबल हो रहा होगा ना। तो 10 का देखिए पहले। डिटरमाइन द सॉल्यूशन फॉर द रेकरेंस रिलेशन। आपको रेकरेंस रिलेशन दे दी, इनिशियल कंडीशन दे दी, तो मैं वही एडमिट करता हूँ, मतलब एडवाइस आपको यही करूंगा। 0 पुट करो, 3 आना चाहिए। 0 पुट किया, 7/2 माइनस 1/2 6/2 3 होल्ड कर लिया सर। 3 माइनस 5 2 नहीं हो रहा सर। 5 इंटू 1 नहीं हो रहा सर। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं हो रहा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप खुद देखो यार कि जैसे ही आपने इनिशियल कंडीशंस मिल जाती है ना आपको, आप पुट करते हो तुरंत आंसर आता है आपका। लेकिन जहां पे नहीं होगा, कई जगह ऐसा होगा कि दो दो मैच कर जाएंगी, तो सॉल्यूशन निकालना आपको सिखा दिया, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन थे आपके रेकरेंस रिलेशन से रिलेटेड। अब आगे के क्वेश्चन हैं आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड। हालांकि बाइनल कोफिशिएंट में ना, बाइनोमियल में कुछ भी नहीं है। छोटी सी 2-3 चीजें मेरी सुन लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे, और जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, कोई ज्यादा समय नहीं देंगे भाई इसमें। अब छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो आप ये देखो। सबसे पहली चीज आपको जो आनी चाहिए ना, वो आपको ये आना चाहिए, बाइनोमियल कब होगी कोई भी चीज? जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी। पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना भाई, पॉलिनोमियल्स अच्छे से पढ़ा है सर। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल। अब उसको एक्सपेंड करके लिखना, उसका एक्सपेंशन। मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। एक्सपेंड हुआ ना, तो
तो एक चीज यहां से देखो, जब पावर 2 है तो टर्म्स 3, पावर 3 है तो टर्म्स 4, पावर 6 होती तो टर्म्स 7। तो हमेशा याद रखना बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर अगर n है तो टर्म्स होंगी n+1। ठीक है, पहली चीज। अब सर ये तो पावर मान लो 100 तक आ गई, मैं कैसे लिख सकता हूं 100 तक में? लिख सकते हो भाई, उसी चीज को बाइनोमियल जब भी दो टर्म्स होंगी उसकी पावर एक, ये भी याद रखना पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना भैया, नेगेटिव मत लेना अभी, ठीक है? आपके खेल में नहीं है, आपके खेल में वो, ठीक है? तो एक चीज ये बता दो, जब भी पावर आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, आप अगर दो टर्म्स है ना उसका एक्सपेंशन कर सकते हो, वही है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। पहले एक्सपेंशन सिखाता हूं आपको, फिर कोफिशिएंट पे भी ले चलूंगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? मान लो आपके पास है कोई भी x प्लस ए, मान लो इसको, इसकी पावर में n है, तो वो कहता है कि आप इसका एक्सपेंड करके लिख सकते हो सारी चीजें। कैसे? nc0 कॉम्बिनेशन, उम्मीद करता हूं सबको आता होगा। nc0 पहले वाली टर्म जो पहले लिखी है इसकी पावर कितनी होगी? n और इसका डिफरेंस n। दूसरे वाली टर्म a, ये क्या, इसकी पावर कितनी होगी? जो c के पैरों में बैठा हुआ है, 0। ठीक है, प्लस अब देखिए लिखना सिखाता हूं, nc1, nc0 से लेके आपको कॉम्बिनेशन लगाना, पावर कॉम्बिनेशन 0 कहां तक जाना है? पावर कॉम्बिनेशन उस पावर तक जाना है, 0 1 2 3 4 n तक ही जाओगे। ठीक है, आगे कैसे लिखोगे ये सीख लो। पहले वाले पे x है तो पहला x, इसके ऊपर बैठेंगे दोनों n, ऊपर का और नीचे का डिफरेंस, कि भाई तू अमीर है मैं गरीब हूं, तो तेरे और मेरे बीच में फासला कितना है ये पहला डिसाइड करेगा। तो ये लो भाई n-1। और दूसरे नंबर पे a, जो चरणों में बैठा हुआ है ना, जो चरणों में बैठा हुआ है वो तो भाई हमेशा बाद में ही आएगा, चरणों वाला बाद में आएगा, क्योंकि उसको आने का मौका ही नहीं देगा यार बड़े वाला। तो ये आ गया चरणों वाला 1, प्लस ऐसे करते करते चलेंगे nc2। पहले वाला क्या होगा? पहले वाला बताएगा कि कितना भेदभाव है n और 2 के बीच में, तो सर n-2। बाद वाले की पावर कितनी होगी? जो चरणों में बैठी होगी वही होगी। ऐसे करते करते हम एक्सपेंशन, हम लास्ट में आ जाते हैं ncn तक। पहले वाला क्या देखता है? भेदभाव, n और n का डिफरेंस 0। दूसरे वाला जो चरणों में बैठा है वही आ जाएगा। ये होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको पहले कॉम्बिनेशन लगाना है, कोफिशिएंट्स पे तो कॉम्बिनेशन आएगा, nc0 nc1 nc2, पावर ऊपर क्या बैठेगी? हमेशा पावर। अब दो के एक्सपेंशन में ऊपर पावर है, मान लो पावर 4 खोलनी है तो हमेशा ऊपर तो 4 ही बैठेगा। सी के बता रहा हूं, सी में कैसे बैठेंगे? ऊपर हमेशा पावर बैठेगी, नीचे 0 से शुरू करके उस पावर तक पहुंच जाना है, nc0 nc1 nc2 nc3। उसके साथ जो ब्रैकेट के अंदर दो चीजें बैठी है ना, जो आगे बैठा हुआ है वो आगे क्या करेगा? उसकी पावर में क्या आएगा? सी वालों का भेदभाव, उनका डिफरेंस, n और 0 का डिफरेंस n और 1 का डिफरेंस n-1, n और 8 का डिफरेंस n-8। और जो पीछे टर्म बैठी है वो एज इट इज कोफिशिएंट, उसकी पावर क्या लगेगी? जो चरणों में बैठा, जो सी के चरणों में बैठा है वो कहेगा भाई पीछे बैठाऊंगा मैं तो वो पीछे वाले बैठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आप एक्सपेंशन समझ गए होगे अच्छे से। अब देखना, कोफिशिएंट्स की बात करें अगर यहां से, तो ये चीज क्या है यार? ये आपके कोफिशिएंट्स ही तो हैं, ये आपके कोफिशिएंट ही तो हैं। ये देखो, तो ये क्या चीज है? ये आपका कोफिशिएंट है यार, क्योंकि एक नंबर देगा। ये क्या देगा? एक नंबर प्रोवाइड करेगा आपको, एक नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। तो कोफिशिएंट आ गया आपके पास, सिंपल सी चीज है यार। कोफिशिएंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां से आपके कोफिशिएंट आराम से आप निकाल ले जाओगे। जाओगे कैसे वो सिखा दूंगा आपको भी। ये देखो, पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ 8c5। देखो इससे पहले एक चीज सीख लो, NCR कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे ही दोनों का भेदभाव n-r का फैक्टोरियल। ये होता है कॉम्बिनेशन भाई। तो यहां जब करोगे 8c5, तो 8c5 क्या हो जाएगा सर? 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, इनका भेदभाव किया तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 से ये गया, 8 से तो 56 आंसर आ गया। ये तो था बिल्कुल जिसको पहली बार सिखाना था उसके लिए।
अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये सीख लो। हमेशा एक चीज प्रॉपर्टी और याद रखना, NCR जो होता है, इससे मत सीखो, आपको डायरेक्ट सिखाता हूं। जैसे ये है 8C5, ये बराबर होगा 8C3 के। जब भी इनके नीचे वालों का सम जो होता है 5 और 3 ऊपर के बराबर बन जाएगा बराबर। ऐसे ही 7C2 किसके बराबर होगा सर? 7C5 के बराबर होगा। 7C8 किसके बराबर, अच्छा 8C7 किसके बराबर होगा सर? 8 7 का डिफरेंस 1, 8C1 के लिए। तो ऐसे ही 8C5 जो है, 8C5, 8 और 5 का डिफरेंस 3, तो 8C3 के बराबर होगा। ये क्यों किया 3 के बराबर? अब इजी है, देखिए इसको डायरेक्ट करने का शॉर्टकट देखिए, 8 है नीचे 3 है, तो नीचे वाला तो 1 तक लेके आ जाओ, 3 2 1। अब ये नीचे कितने थे? 3 थे सर, तो ऊपर वालों को 3 डिजिट तक नीचे उतार लो, 8 × 7 × 6, बस 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 8 7 56, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। In how many ways you can select 9 cupcakes from a box containing 17 cupcakes? 17 में से 9 सेलेक्ट करना। देखिए एक छोटी सी चीज आपको यहां बताता हूं, आपके पास दो चीजें होती हैं 12वीं क्लास में जब आप पढ़ते हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है जब आपको चीजों को अरेंज करना है, आपको इधर उधर उठा के रखना है चीजों को, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, पत्ते उठाए, ताश की गड्डी में से पत्ते निकाले, सेलेक्ट किए, कॉम्बिनेशन लगेगा। वो निकाल के बिछा दिए, कितने तरीके से बिछाओगे, बिछाना, अरेंज करना, परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, एक डब्बा है, बॉल है खूब सारी, उसमें से बॉल निकालने गए, निकाली है, सेलेक्ट करी है, सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन, सी लगेगा। अब निकाल के एक जगह रख रहे हो, 5 बॉल निकाली, रख दी, कितने तरीके से रख सकते हो, रखी हैं, अरेंज करी हैं, परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, हमेशा याद, आप लोग कंफ्यूज रहते हो यार, कहां सर पी लगाऊं, कहां सी लगाऊं। जहां पे कोई भी चीज ढूंढ के लेके आ रहे हो ना यार, मतलब कि यूं पकड़ के लेके आ गए हैं सर, सेलेक्ट करिए यहां पे, कॉम्बिनेशन, अरेंज करिए सर, बैठाई है वहां पे, परम्यूटेशन। यहां देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 9 कपकेक्स? सेलेक्ट करने हैं 9 कपकेक, एक डब्बा है जिसके अंदर 17 कपकेक रखे हुए हैं, 9 कपकेक जो है आपको सेलेक्ट करने हैं, क्या लगेगा सर? कॉम्बिनेशन, 19 17 है, 17C9। अभी ट्रिक सिखाई थी कैसे सर, 17C9 है तो नीचे तो लिख दो भाई, 9 से लेके 1 तक उतर जाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर क्या करना है, जितने डिजिट थे उतने डिजिट तक जाना है, 9 तक, 9 डिजिट तक उतारना है, 17 16 15, देखिए 3 डिजिट हो गए, फिर 14 13 12, कितने डिजिट हो गए? और आगे चलेंगे अगर तो आ जाओ, 12 के बाद आ जाओ आप 11 10 9, ठीक है, ये 9 डिजिट हो गए। तो आपने कैंसिल करो, 9 से कट गया 9। आपको किसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, एक बार करो तो भाई इजी हो जाएगी। अब देखना, 8 दूनी 16, कट गया 16 आपका, 15 कट जाएगा, देखिए 5 और 3 से, ठीक है। आगे देखिए 6 और यहां से 1 2 निकाल लिया मैंने, तो 12 कट गया, और 7 और 2 से 14 कट गया। क्या क्या बच गया आपके पास? आपके पास सिर्फ बचा 17 × 11 × 13 × 10। एक चीज यहां से पकड़ी मैंने, जो भी आंसर आएगा पीछे 0 आएगा, पीछे 0 1 में ही है भाई, सी में। पकड़ो यार, क्यों कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज ढूंढा करो, और मान लो अभी भी नहीं हो रहा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 17 का गुना मान लो आपने इससे करवा लिया, 17 को 11 से कराओ तो आपका कितना आ जाएगा, 187 इंटू में 13 इंटू 10। अब इससे कराओगे, 0 तो लगा दी, 13 7 91 9, 13 8 104 और 9 113 का 3, 11 हासिल, 13 कम 13 और 11 24, 24 31। आ गया आंसर यार आपका। चीजें मुश्किल नहीं होती, आप लोग बना लेते हो मुश्किल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 4 6 8 1 7। अब आपके पास 6 डिजिट्स हैं, इन 6 डिजिट को यूज करते हुए कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो? फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर पी लगाएं या सी लगाएं?
समझ नहीं आ रहा सर क्या लगाएं, सर P लगाऊं C लगाऊं, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं कह रहा हूं आपको करना क्या है, आप कहोगे सर मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आपने क्या बोला, सर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं कहूँ कितने में से बनाना है, आपको सर 6 डिजिट है टोटल मेरे पास, 2 4 6 8 1 7, 6 डिजिट हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं कहूँगा तो क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले उन 6 में से कोई एक डिजिट उठाऊंगा। मैं कहूँगा रुको, क्या करोगे, आप कहोगे सर 6 डिजिट हैं, सबसे पहले एक नंबर उठाऊंगा। मैं कहूँगा क्या उठाऊंगा मतलब सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन, उठाना, कॉम्बिनेशन, सी लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, आपको लगेगा कि हाँ सर ज्यादा कर दिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां से क्लियर करनी है। आप खुद कह रहे हो कि सबसे पहले इन 6 डिजिट में से एक नंबर उठाऊंगा, उठाऊंगा, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन आएगा भाई। ठीक, आगे देखिए, 6 डिजिट हैं, उनमें से 4 उठा के रख दो, हो गया भाई आपका। तो 6C4 क्या होगा, 6C2 के बराबर होगा। और ये कैसे शॉर्ट बताया था, 6 इंटू 5, 2 डिजिट तक उनको घटा दो अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 से काटा 3 पे, 3 पंजे 15, 15 आंसर आ गया। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला चैप्टर तो यार आपके लिए बोनस होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सर बहुत आसान है। अब देखिए कोफिशिएंट जो आपका सिलेबस में मेंशन है, कोफिशिएंट करके, कोफिशिएंट बताना है किसका, x की पावर 9 का, x की पावर। इससे पहले आप एक जनरल टर्म का कंसेप्ट सीख लो। बाइनोमियल में कभी भी जनरल टर्म निकालनी हो ना, TR+1 होती है हमारे पास, वो होती है NCR। अब ये किसकी है, ये जनरल टर्म होती है भाई आपकी, किस चीज की बता रहा हूं मैं, x प्लस मान लो a है, इसकी पावर n, इसकी बता रहा हूं जनरल टर्म। ठीक है, पहले वाला क्या होगा, इसकी पावर में क्या बैठा होगा, आपको सिर्फ भेदभाव बैठा होगा, मतलब n-r, दोनों का डिफरेंस। दूसरे की पावर क्या बैठी होगी, आपको सिर्फ जो चरणों में बैठा है वही बैठी होगी। ये होती है मेरे पास जनरल टर्म। ये क्या होती है, ये होती है सर जनरल टर्म। अब देखिए कितना इजीली तरीके से बताऊंगा, आप देख के आंसर लगाया करोगे इस आज के बाद। ठीक है, जनरल टर्म आती है आपको लिखनी। अब कह रहा है x की पावर 9 चाहिए, x की पावर 9 चाहिए किसमें, x प्लस 5 का 14 पावर है, इसमें x की पावर जो 9 बैठी, मान लो ये पूरा खुलेगा, यहां कहीं x की पावर में 9 है, इसके साथ क्या कोफिशिएंट्स बैठे हैं वो बता दो, ये पूछ रहा है वो आपसे। ठीक, मैं कह रहा हूं ठीक है, जनरल टर्म बता दो इसकी। मान लो वो x की पावर 9 कौन से टर्म पे बैठी होगी, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता सर, x की पावर 9 कहां बैठी मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं ठीक है भाई, नहीं जानते, देख तो लो एक बार, सिंपल तरीका। मान लो आपने जनरल टर्म निकाला, जनरल भी मत निकालो आप सीधा बस ये देखो x की पावर कितनी है, 9 है, लेकिन आप क्या जानते हो, x की पावर में हमेशा n में से r घटेगा तब वो बैठी होगी, तो इसका मतलब सर n माइनस r जो है ना, इसकी वैल्यू मेरे को 9 दे रखी है। ठीक, अब n कितना है आपको सर 14 है, तो r कितना हो जाएगा वहां से, आपको सर r मेरा हो जाएगा 5, 14 में से 5 गए तभी तो 9 आया, r मेरा हो गया सर 5। अब यहां से बस ये बता दो, कोफिशिएंट पूछा है तो बता देंगे यार, r की वैल्यू 5 है अगर, तो 14C5, x की पावर तो 9 आ गई, इनटू में 5 की पावर 5 आ जाएगी, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, आपको सर यही तो कोफिशिएंट है, ये जो बैठा हुआ ये वाला, तो 5 की पावर 5, 14C5, ये आ गया। अब सर इसको और छोटा करके सोच सकता हूं क्या, मतलब ऐसा सोच सकता हूं कि डायरेक्ट आंसर लगा दूं, मैं कहूंगा बिल्कुल सोच सकते हो यार, x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो x की पावर 9, तो डायरेक्ट जो पावर दे रखी है ना, जिसका एक्सपेंशन होगा 14, 14 में से कुछ घटा होगा, कुछ कम हुआ होगा, तब 9 मिला है, तो कितना कम, सर 5 कम हुआ है, तो जो कांस्टेंट साइड में बैठा है ना, उसकी पावर 5 आंसर होगा, या फिर 14C5 आंसर होगा, 14C5 सिर्फ एक में दिख रहा है मुझे, आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट टर्म बता दो भाई एक्स की, इंडिपेंडेंट टर्म मतलब एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, तो जनरल टर्म क्या होती है सर, NCR, एक्स की पावर में n माइनस r, और पीछे जो बैठा होगा मान लो a था, a की पावर में r, ये बैठा हुआ है, तो मेरे को चाहिए सर n माइनस r की वैल्यू 0, x की पावर 0 चाहिए थी, तो n कितना है सर 12 है, n कितना है 12 है, तो आप एक चीज देखना यहां से, 12 माइनस r, इसकी वैल्यू 0, मतलब कि r की वैल्यू होगी 12,
इसका मतलब सर 12 प्लस 1 13th टर्म जो होगी ना वो होगी, उसका मेरे को क्या बताना है 13th टर्म क्या होगी। आप कहोगे सर मेरी हो जाएगी 12c12, क्योंकि NCR होता है 12c12, x की पावर दोनों का डिफरेंस मतलब 0, और पीछे क्या बैठा हुआ है, यहाँ देखिए 3x करेंगे, 3x की पावर 3x स्क्वायर उसकी पावर 0, 3x स्क्वायर इसकी पावर में 0, और 4 बैठा है मतलब 4 की पावर में 12। अब ये पूरी चीज तो 1 बन गई भाई, ये पूरी चीज तो 1 बन गई। आंसर क्या आएगा 4 की पावर 12, ऑप्शन में तो कहीं नहीं है सर। तो अब इसको 2 की पावर 24 भी तो लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर में 12 बैठी हुई है तो 2 की पावर 24, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक गेम है भाई, एक फेयर कॉइन टॉस किया जाता है 6 बार, ईच टाइम द कॉइन कम्स अप टेल्स। मान लो जितनी बार टेल आएगा ना ए को 15 रुपए मिलेंगे, जितनी बार टेल आएगा, एक कॉइन है 6 बार उछाला, जितनी बार टेल आया ए को 15 रुपए मिलेंगे, अगर हेड आया तो ए को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी बता दो कि ए को 45 रुपए मिले जीतते हुए, तो आप क्या कहोगे सर 15 का 3 गुना। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने, मतलब टेल कितनी बार आया 3 बार आया सर। टॉस किया, टॉस करने पे टेल कितनी बार 3 बार सर। तो मान लो 6 बार सिक्का उछाला, टेल आया 3 बार, तो आप कहोगे सर 6c3 अपॉन टोटल नंबर। एक बार सिक्का उछालने से 2 आउटकम होते हैं, 2 बार उछालने से 2 की पावर 2, 3 बार उछालने से 2 की पावर 3, 6 बार उछालने से 2 की पावर 6। तो 6c3 कैसे आएगा सर 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या 2 की पावर 6 कितना होता है सर 64, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, यहाँ 64 से काटा तो 16 पे गया, तो 5/16 सर मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 5/16। ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है भाई, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। कोफिशिएंट बता दो x की पावर 8 का। आप खुद देखो, अब मेरा यहाँ पे x की पावर मुझे क्या चाहिए 8, तो 11 में से 8 कम करने पड़ेंगे, भेदभाव में आया है 8, 8 कब आएगा सब 11 में से नीचे वाला घटा होगा तब आया होगा, तो नीचे बैठा r कितना होगा सर 11 में से 3 घटा होगा तब आएगा, तो 11c3, x की पावर तो 8 होगी होगी, ये लो सर, साथ में कोफिशिएंट 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी सर, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की क्यूब 8 इंटू 11c3, 11 10 9 अपॉन 3 दूनी 6, ये आया। अब काट दो भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटा तो 4 पे कट गया, 4 तिया 12, 12 का गुना 11 से किया तो 132 और 0, तो 1320 मेरा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कहता है, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 7। कोफिशिएंट बताना है इन द पोलिनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो x की पावर 5 चाहिए, y की 12 चाहिए, तो बहुत आसान है सर, NCR टर्म लिखते हैं ना, तो 12c, y पीछे है, y की पावर में क्या है 7, जो y की पावर में पीछे वाले की पावर वही चरणों में बैठेगा, और साथ में आ जाएगा x की पावर 5 y की पावर 7। कोफिशिएंट क्या हुआ सर 12c7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 12c7 किसके बराबर सर 12c, 12 में 7 गए 5 के बराबर होगा, कैसे निकलेगा सर 12 नीचे तो सर 5 से लेके 1 तक लेके आ जाऊंगा, 5 4 3 2 1, कितनी टर्म थी 5 टर्म, तो ऊपर 5 टर्म लिख दो 12 11 10 9 8। अब देखना भाई 4 किया, 4 से कटा 3 पे, 4 और 3 12, 5 दूनी 10 पूरा हट गया, 9 अठे 72, 72 का 11 गुना, आपको सर 72 का अगर 11 गुना कर दूं तो 720 में 72 और जुड़ेगा तो 792 हो गया सर, ये लो भाई 792। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट के और रेकरेंस रिलेशंस के। उम्मीद करता हूं पिछले वाली में आपको जरूर डाउट रह गए थे, इस वीडियो के अंदर आपको कहीं भी एक सिंगल डाउट भी नहीं आया होगा, मैंने हर एक चीज को पूरा बारीकी से पढ़ाने की कोशिश करी है। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है, वीमैथ्स प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन पे जो आपको नोट्स दिए हुए हैं ना, वो एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो और यहां से क्वेश्चंस कर लो। ये 18 क्वेश्चंस है, इनमें हर एक आपका
टच कर लिया मैंने एस्पेक्ट को। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा हो गया होगा। कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर भाई हमारा खत्म होता है। ओके, आज 20 तारीख है। कल से हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस शुरू करेंगे अपना। उसमें देखिए क्या क्या सेट्स है, अपना फंक्शंस है, फिर वो सब चीजें हैं उसमें मोस्टली। अब एक चीज, छोटी चीज आपको मैं बता देता हूँ पहले। एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो कैलकुलस शुरू करने से पहले मैंने आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेट्स कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, रिलेशंस कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, फंक्शंस तो भाई इतना अच्छे से पढ़ाया है कि आप पीजीटी लेवल पे भी अगर जाओगे तो अच्छे से कर सकते हो। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, आपको ये तीनों प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद इनको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, इनके मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर हम लोग चलेंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, डेरिवेटिव्स और कैलकुलस के ऊपर, क्योंकि फंक्शंस जो है चैप्टर टाइप वाइज और वो सब है ना, कि साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, सब पढ़ाया है भाई, जाके देख लो एक बार। ठीक है, मैं कल से कैलकुलस वाले सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा सेट्स के और आपके रिलेशंस और इनमें से फंक्शंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा भाई। वहां पे चीजें नहीं बताऊंगा, और थोड़ा फास्ट चलेंगे उस चीज में। फिर टाइम देंगे तो थोड़ा सा लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव वाले पोर्शन मिलेंगे। तो 2 वीडियो में या मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका कैलकुलस ओवर हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होंगे। मॉक टेस्ट आपका आज शाम को आ जाएगा, मॉक टेस्ट नंबर 4 आज रात तक अपलोड हो जाएगा 11-12 बजे तक, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं देख रहा हूँ अब आप में से काफी लोग, मतलब जिन्होंने जिन्होंने परचेज किया है टेस्ट, वो लगा रहे हैं। ठीक, और एक रिक्वेस्ट मेरे पास ये भी आ रही थी कि थोड़ा टाइम बढ़ा दो, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज रात को, थोड़ा सा एक लाइव क्लास लेंगे एप्लीकेशन के ऊपर ही। जिन जिन ने कोर्स लिया हुआ ना, जिन्होंने कोर्स लिया है उन्हीं के लिए लेंगे। वो फिर यूट्यूब पे लेके आना कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का, क्योंकि जिसने परचेज ही नहीं किया उसको क्या बताऊंगा उसके बारे में, कोई गाइडेंस मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज के रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वीमैथ्स एप्लीकेशन के ऊपर। आज रात में मैं दिन में मैसेज डाल दूंगा 2-3 बजे के आसपास कि किस टाइम पे वो लाइव क्लास में आपकी अटेंड करूंगा। ओके, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। खुश रहिएगा और अपने आसपास बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। और एग्जाम आपका बहुत पास में है तो मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से लगे रहिए भाई। और हाँ, एक चीज, छोटी सी चीज, आंसर की आप लोग डिमांड कर रहे थे। आंसर की इस हफ्ते में भाई 100% आपको हर एक चैप्टर के आंसर की मिल जाएगी। थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने भाई के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको चीजें एरर फ्री दूं, खुद से करके आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊं, ताकि मैं अब किसी और को सौंप दूं वो वाला काम कि आप आंसर की प्रोवाइड करा दो। उस आंसर की में 5-7 मिस्टेक निकल जाए, फिर देखिए कहीं ना कहीं कोई आप मतलब आप भी मुझे कहोगे सर गलत आंसर की दे दी है। तो मेरे को भी थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा है, ये हफ्ता मुझे दे दो बस, सैटरडे तक का। इसमें आपकी हर एक चैप्टर के आंसर की मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इतना सा कंसिडरेशन कर लो आप, मेरे को बस ये वाला वीक दे दो आंसर की वाला, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक है ये वाला शेड्यूल। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए भाई। ठीक, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ओके, आपको वीडियो मिल जाएगी शायद 1 बजे के आसपास तक वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अभी रिकॉर्ड करिए तो थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में।